सभी छात्रों को नमस्कार। पहले वीडियो में हमने मन इस कविता का एक भाग देखा था। उसके आगे इस दूसरे वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं दूसरे वीडियो में क्या कहा है। तो आपके स्क्रीन पर जो अगले चरण की जो पंक्ति है वह आज हम देखने वाले हैं। तो यह हाइकू का जो विधा है, काव्य प्रकार, उस हाइकू के बारे में मैंने पहले वीडियो में सारी जानकारी आपको बताई थी। तो उसके आगे का जो भाग है वह हम देखते हैं। तो रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, हाइकू की विशेषता कौन सी? मैंने पिछली बार में आपको बताया था कि पहले पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्तियों में 5 वर्ण। इस प्रकार 5, 7 और 5 17 वर्णों का एक चरण होता है, एक कड़वी। अशा प्रकारे इस हाइकू की विशेषता है। मैंने पहली वीडियो में भी बताई है, अब उस पर ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि है विकास परिहार जी, वो क्या कहना चाहते हैं। तो आपको चित्र से ही शायद पता लगता है कि कितना रंग बिरंगी यह चित्र है। प्रकृति का चित्र है, निसर्ग का चित्र है। और इस चरण में फागुन इस महीने का उल्लेख हुआ है, जो मराठी महीना है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ को लेकर जो अंतिम महीना है वह फागुन का महीना है। और उसकी विशेषता कवि इस चरण के माध्यम से आपको बताना चाहता है। तो कवि कहता है कि यह अलग संदेश, अलग उपदेश, अलग सलाह कवि आपको देना चाहता है कि रंग बिरंगा जो प्रकृति का जो मौसम होता है वह कब होता है, किस ऋतु में होता है? ऋतुओं का जो राजा होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में प्रकृति में बहुत भारी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। जहां देखो वहां हरी भरी हमें जमीन दिखाई देती है, बारिश का मौसम होता है और नए नए पौधे उगाते हैं और उन्हें तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हुए हमें नजर दिखाई देता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि कितने निराले रंग इस प्रकृति में भरे हैं। देखो, सरसों का पौधा या सरसों की फसल भी इस साल में फागुन महीने में पूरी बहार पर होती है। उसके पीले पीले फूल दिखाई देते हैं, पलाश के फूल होते हैं, वे लाल लाल फूल पूरे पेड़ पर, वृक्ष पर हमें दिखाई देता है। दूर से जब हम देखते हैं उस पेड़ को, तब हमें ऐसा लगता है जैसी आग के लपटें निकल रही हो। इतना लाल रंग, इतना वो होता है और बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर। हमारा मन, हमारा ध्यान उस नजारे की तरफ, उस दृश्य की तरफ, उस झलक की तरफ आकृष्ट करता है। तो कवि इस चरण के माध्यम से, इस हाइकू विधा के माध्यम से इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है कि फागुन का जो महीना होता है उसमें होली का भी त्योहार आता है। और होली में हम क्या करते हैं? तरह तरह के रंग हवा में उड़ाते हैं, एक दूसरे के कपड़े पर, शरीर पर डालते हैं, फेंकते हैं। तो कवि कहता है, हमारे पहले ही चरण में उन्होंने कहा था कि घना अंधेरा, हमारे जीवन के चारों ओर संकट है, आपत्ति है, विपत्ति है, मुसीबत है, परेशानी है। लेकिन इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, इस संकट को थोड़ी देर के लिए आप दूर कीजिए, मुसीबत को दूर कीजिए, चिंता परेशानियों को भूल जाइए और जीवन जीने का असली मजा लीजिए। जो होली का त्योहार होता है उस होली का मजा लीजिए। कभी कभी क्या होता है, रिश्ते में दरार आती है,
संबंध हमारे कटु बनते हैं, मतभेद होते हैं, मित्रों मित्रों में, सहेली सहेली में, पड़ोसी पड़ोसी में या रिश्तेदार में। तो कवि का कहना है कि यह होली का त्योहार जो है, हमारे मन में जो दूरी आई है, हमारे दोनों के मन में जो निराशा, हताशा, नाराजगी है, उसे हटाना है। किससे? फागुन का आनंद लेकर, होली का आनंद लेकर, दूसरे के कपड़े पर रंग बिरंगी पिचकारियों से रंग खेलिए, और मन में जो दूरी यदि हो तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, और उस रिश्तों में जो दूरी थी उस रिश्तों में मिठास लाने की कोशिश कीजिए। यदि आप किसी से साल भर बोलते नहीं हो तो यह दूरी दूर करने का त्योहार है होली, तो इसलिए होली खेली जाती है। तो कवि ऐसा ही इस चरण के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि फागुन का महीना प्रकृति में अलग अलग प्रकार के रंग भरता है, होली का भी त्योहार होता है। लोग खुशी के साथ, आनंद के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ होली का त्योहार मनाते हैं, खेलते हैं। तो हमें भी इस होली त्योहार का आनंद लेना चाहिए, और प्रकृति में जो रंग बिरंगी यह बदलाव है, जो यह दृश्य है, उस दृश्य का, उस फूलों का, उस पौधों का, उस प्रकृति का, नदी, झरने, पेड़, पौधे, पंछी, इस सब का आनंद लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जो परेशानियां हमारे मन में होती है, जो दुख होता है, जो निराशा होती है, वह थोड़ी देर के लिए, थोड़े पल के लिए, थोड़े क्षण के लिए वह मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और आपका जीवन आनंद से भरा होगा, और आपका मन ताजगी से भरा होगा, प्रफुल्लित होगा और उमंग भरा होगा। क्योंकि सुख, हमें सब लोग सुख ही चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं। इसलिए कवि कहता है कि इस फागुन महीने में या बसंत ऋतु में या होली के त्योहार का मजा आप लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप मजा लेंगे तो यह जो कड़वी बातें हैं, परेशानी है, थोड़ी देर के लिए क्यों न सही वह दूर हो जाएगी, और जीने का असली मजा आपको लेने में बहुत आनंद आ जाएगा। तो ठीक है, ज्यादा स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत कविता रह चुके हैं। तो इस प्रकार का आनंद लेना आवश्यक है। इस कविता के माध्यम से कवि यही कहता है कि प्रकृति का आनंद लीजिए, परेशानी छोड़ दीजिए। अगली पंक्ति की ओर हम चलते हैं। देखिए, यह है अगली पंक्ति। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। चित्र दिखाए गुलाब का फूल सभी को पसंद है। तो इस 3 पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? देखो, हमें मालूम है कि गुलाब का फूल जो है कांटों के बीच खिलखिलाता है। उसकी जो शाखा होती है, उसकी जो टहनी होती है, उस पर कांटे, अनेक कांटे आते हैं, और कांटे के ऊपर, चोटी पर, उस पौधे के चोटी पर वो गुलाब का फूल खिलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो कवि इसके माध्यम से क्या कहता है? कांटों के बीच खिलखिलाता फूल कांटों के बीच खिलता है, लेकिन वह क्या करता है? खिलते हुए देता प्रेरणा। हमें जीने के लिए प्रेरणा देता है, जीने के लिए प्रोत्साहन देता है, जीने के लिए ताकत देता है, जीने के लिए प्रोत्साहन देता है, और जीने के लिए उमंग उल्लास वो भरने के लिए हमें प्रेरणा देता है। तो कवि इस 3 पंक्ति, छोटी सी पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाहता है कि गुलाब का फूल कांटों के बीच रहता है, फिर भी दुख व्यक्त नहीं करता। तो हम भी कांटों के बीच रहते हैं, हमारे जीवन में भी कांटे हैं। कांटे किसका प्रतीक होगा? कांटे संकट का प्रतीक होगा, मुसीबत का प्रतीक होगा, बाधा का प्रतीक होगा, रुकावट का प्रतीक होगा, चिंता का प्रतीक होगा, परेशानी का प्रतीक होगा, समस्या का प्रतीक होगा, तनाव, टेंशन का प्रतीक होगा। तो कवि कहता है, जिस प्रकार गुलाब का फूल कांटों के बीच होने पर भी वह दुख प्रकट नहीं करता, हंसता है, खिलखिलाता है, उसी प्रकार वह हमें प्रेरणा भी देता है। हमें कौन सी प्रेरणा देता है? कि हमारे जीवन में यदि बाधा, रुकावट, संकट, मुसीबत आए, ये हमारे कांटे ही है, लेकिन यह होने के बावजूद हमें रोना नहीं चाहिए, हमें हंसकर जीना चाहिए। और देखिए, कांटों के बीच रहकर भी फूल अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, अपनी सुगंध नहीं छोड़ता,
और जो सुंदरता भी का भी त्याग नहीं करता, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन जीते समय संकट का सामना करते हुए भी खिलखिलाते हुए हंसते हुए जीवन जीना चाहिए और जीवन जीने का मजा लेना चाहिए। ठीक है, शायद आपको समझ में यह पंक्ति आई होगी। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। देखो आगे यह पंक्ति है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कठिन शब्द देखते हैं, कोई ज्यादा कठिन शब्द इसमें नहीं है। कुंठा यह एक शब्द है। कुंठा इस शब्द का अर्थ है निराशा, हताशा, नाराजगी, पीड़ा, दर्द, वेदना, तकलीफ, दुख वगैरह वगैरह, कौन सा भी अर्थ आप ले सकते हैं। आंखों के द्वार से, आंखों का द्वार मतलब यह हमारी आंखें। जिस तरह चित्र में दिखाई देते हैं कि वह एक लड़की है, एक समाज का प्रतीक है, और उसके आंखों से आंसू गिरते हुए हमें दिखाई देता है। जहां से आंसू आया है वह द्वार है, हमारे आंखों का द्वार है, और वो आंसू बाहर आते हैं, अश्रु बाहर आते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं हमें, भीतरी मतलब अंदर की, कुंठा मतलब दुख, नाराजगी, हताशा। तो हम क्या होते हैं, जब हमें दुख होता है तब हम रोते हैं, जब हमें तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तब हम रोते हैं। आनंद के समय हम रोते नहीं। यदि ज्यादा आनंद हुआ तो भी रोते हैं, लेकिन वे आंसू किसके होते हैं, दुख के नहीं, आनंद के आंसू होते हैं। लेकिन जब हमारे मन को पीड़ा होती है, हम नाराज होते हैं, तो हम रोते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब कोई बात हम शब्द से व्यक्त नहीं कर सकते तो क्या हो करना पड़ता है, वे हमारे आंखों से व्यक्त होता है। हम रोते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, और हम दुख, अपना दुख क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो निराशा जो है अश्रु का प्रतीक है, दुख जो है अश्रु का प्रतीक है। इसलिए जब हमें दुख होता है, हम नाराज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। तो कवि कहता है कि हमें भी ऐसा ही मन कभी कभी हल्का कर देना चाहिए। कि रोने से क्या होता है, हमारा तनाव जो होता है, टेंशन जो होता है, वो कम होता है। कोई बात हमारे अंदर की यदि किसी के पास हम व्यक्त कर दें, बोल दें, तो भी हमारे मन का जो तनाव होता है, दुख होता है, वो हल्का होता है। कवि यही कहना चाहते हैं। तो यदि हम कोई शब्द के माध्यम से हमारा दर्द, तकलीफ हम व्यक्त नहीं कर सकते, तो हम रो सकते हैं। तो रोने से भी हमारा मन क्या होता है, हल्का होता है। कवि यही बात इस पंक्ति के माध्यम से कहता है कि हमारे भीतर की जो कुंठा है, दुख होता है, वो आंखों के द्वार से बाहर आता है। मतलब हमें रोने पर हमारा जो दुख होता है वो हल्का हो जाता है, और हमें जीवन जीने की प्रेरणा भी मिल सकती है। तो ठीक है, आगे की पंक्ति देखते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। देखिए, इसमें भी उसी से मिलता जुलता अर्थ कवि ने कहा है कि कवि कहते हैं कि खारे जल से धुल गए विषाद। विषाद ये शब्द का अर्थ है दुख, हताशा, तकलीफ, वैसा ही। और मन पावन, पावन इस शब्द का अर्थ है पवित्र। पावन इस शब्द का अर्थ क्या है, पवित्र। तो इस तीन पंक्ति के माध्यम से विकास परिहार जी क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि हम रोते कब है, तो इसका उत्तर मैंने अभी बताया था कि जब हमें दुख होता है तब हम रोते हैं। तो खारे जल इसका उल्लेख किया है। तो कवि कहता है यदि आपके जो आंसू है, अश्रु है, इसका जायका, इसका स्वाद कभी आपने चख लिया है क्या। तो आंखों का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, जब वे आंसू हमारे जिभ पर आते हैं तो वह आंसू कैसे होते हैं, खारे होते हैं। वे आंसू मीठे नहीं होते।
जिस प्रकार सागर का जल होता है खारा मीठा होता है, उसमें नमक से युक्त वह जल होता है, इसलिए खारा उसे बोलते हैं। तो हमारे आंसू भी कैसे होते हैं? खारे होते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जब हमें दुख होता है तो हम रोते हैं, और हमें दुख कब होता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तब भी हम रोते हैं। लेकिन कवि कहता है कि जब हम रोते हैं तो धुल गए विषाद, जो मन का जो दुख होता है, नाराजगी होती है, दर्द पीड़ा वेदना होती है, वह भी धुल जाती है, वह दुख भी नष्ट होता है। मतलब दुख धोने का काम कौन करता है? हमारे आंसू करते हैं। वे आंसू कैसे होते हैं? खारे होते हैं। इसलिए कवि कहता है खारे आंसू से हमारे मन के विषाद धुल जाते हैं, हमारे मन का दुख तकलीफ धुल जाती है। इस प्रकार और हमारा विषाद धोने पर हमारा मन कैसा बनता है? यह आखिरी पंक्ति में कवि कहता है। तो हमारा मन कैसा बनता है? हमारा मन पवित्र बनता है, हमारा मन निर्मल बनता है, हमारा मन शांत बनता है। इस प्रकार तो कवि कहते हैं कि खारे जल से हमारे विषाद धो जाते हैं, हमारा दर्द धो जाता है, हमारा मन हल्का होता है, और हल्का होने पर हमारा मन पवित्र बनता है। मतलब जो चिंता, जो परेशानी, जो दुख, जो तकलीफ, जो दर्द, जो नाराजगी, जो विषाद हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में था, वह रोने के साथ वह भी नष्ट हो जाता है, वह भी धो जाता है। जिस प्रकार कोई गंदा कपड़ा हम साबुन से धोते हैं तो मैल क्या होता है? निकल जाता है। उसी प्रकार हमारे मन का जो दुख है उसे हमें धोना है, उसे स्वच्छ करना है। तो हमारा मन का विषाद किससे स्वच्छ होगा? रोने से। तो कवि कहता है जब हमें दुख होता है, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम रोते हैं। रोने के बाद हमारे आंखों से आंसू आते हैं, और आंसू आने पर हमारे मन का जो विषाद होता है, जो दर्द होता है, वह धो जाता है, और हमारा मन स्वच्छ बनता है, हमारा मन पावन बनता है, हमारा मन निर्मल बनता है, तनाव से मुक्त बनता है। अब कोई हमें तनाव नहीं होता, चिंता नहीं होती, परेशानी नहीं होती। इसके आगे की पंक्ति भी देखेंगे। देखिए इसके आगे यह पंक्ति है, बहुत ही सुंदर चित्र स्क्रीन पर दिखाई आपको देता है। एक लड़की है और हवा में ऐसे हाथ करके जीवन जीने का आनंद ले रही है कि उसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं, परेशानी नहीं, दुख दर्द वेदना तकलीफ नहीं, वो तो जीवन जीने का आनंद लेती है। तो कवि कहता है हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें भी जीने का आनंद मुक्तता के साथ, स्वच्छंद होकर, उल्लास के साथ, उमंग के साथ आनंद लेना चाहिए। तो हमें कभी कभी कहे सैर के लिए भी निकल जाना चाहिए, यात्रा करना चाहिए, चाहे किसी पवित्र धार्मिक स्थल की हो या प्रकृति से जो भरे, जैसा माथेरान है, महाबलेश्वर है, पांचगनी है, ऐसे सह्याद्री जहां पर्वत होते हैं वहां बहुत निसर्ग है, तो उसका भी आनंद हमें लेने के लिए कवि कहते हैं। तो कवि क्या कहते हैं? देखो पहले हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा। देखिए कवि क्या कहते हैं, कठिन शब्द पहले देखते हैं। मृत्यु का मतलब मौत, विष कोई कठिन शब्द नहीं है, विष कोई कठिन शब्द नहीं, फिर भी उसका अर्थ क्या है? विष का मतलब जहर होता है। विष का मतलब क्या होता है? जहर। अंग्रेजी में उसे पॉइजन बोलते हैं। तो कवि कहते हैं मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा। तो जीजी विषा इस शब्द का अर्थ, जीजी विषा इस शब्द का अर्थ क्या है? जीने की इच्छा।
जीवन जीने की इच्छा। इस प्रकार जीने की आसक्ति, जीने की इच्छा, हम सभी को जीने की इच्छा होती है, उसके बल पर भी हमारी जिंदगी आज भी है। तो देखिए क्या कहते हैं कवि इसमें, कि कवि कहता है हमारा जीवन उतना आसान नहीं होता। पहले की पंक्ति में उन्होंने कहा था कि घना अंधेरा, अंधेरा किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक है। तो कवि कहता है हमें जीवन जीते समय अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इतने भयानक संकट आते हैं हमारे जीवन में, मृत्यू तक आता है। आपण मराठीमध्ये कधी कधी म्हणतो पहा, काळ आला होता परंतु वेळ आली नाही, किंवा वेळ आली होती परंतु काळ आला नाही, अशा प्रकारे। याचाच अर्थ अशा प्रकारचा व्यक्ती जो अतिशय मोठ्या संकटापासून वाचतो, अगदी मृत्यूपासून वाचतो। अनेक प्रकारचे अपघात असतात पहा, मोठे मोठे अपघात होतात आणि त्या अपघातातून अतिशय लहान लहान मुलं चमत्कारिकरित्या सुद्धा काय करतात? वाचतात। हा चमत्कार आहे। ये मृत्यु पर जीत हासिल करना जैसा है। कवि वही कहता है हमें मृत्यु को जीना है, मृत्यु पर जीत हासिल करनी है। संकट आएंगे, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। और जीवन जीते समय अनेक संकट आएंगे, परेशानी आएंगी। संकट को, परेशानी को, चिंता को विष कहा है, जहर कहा है। तो जहर हमें पीना है। तो जहर कोई अच्छा नहीं होता। हमें मालूम है कोई व्यक्ति जहर पीते हैं और आत्महत्या करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कदम जीवन में कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो कवि कहता है कि हमें विष पीना है। विष पीना है मतलब जहर नहीं पीना। विष किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, दर्द का प्रतीक है, परेशानी का प्रतीक है, चिंता का प्रतीक है। इस प्रकार तो हमें संकट से सामना करना है, धैर्य के साथ, साहस के साथ, निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ, जोश के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ, और उस संकट का सामना करना है, उस पर जीत हासिल करनी है और संकट को दूर करना है, संकट को हल करना है, संकट को समाप्त करना है, संकट को मिटाना है। कवि वही कहता है मृत्यु पर जीत हासिल करनी है और विष पीना है, मतलब संकट का सामना करना चाहिए। क्यों सामना करना चाहिए? क्योंकि हमारे मन में जिजीविषा है। जिजीविषा का मतलब जीवन जीने की इच्छा। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जीवन जीने की इच्छा। इसे क्या कहते हैं हम? जिजीविषा। तो कवि कहते हैं हमारे सभी व्यक्ति के अंदर जिजीविषा होती है। सभी लोग जीना चाहते हैं, मरना कौन नहीं चाहते। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि मृत्यु पर जीत हासिल करनी है। मृत्यु भी आपके सामने आए तो भी उसे डरना नहीं चाहिए, डरने से काम नहीं बनेगा। तो साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, हौसला रखना चाहिए और मृत्यु पर जीत हासिल करनी है। और जीवन विष पीना है, चिंता परेशानी का सामना करना है, मतलब विष पीना है। शब्द से अर्थ विष पीना ऐसा नहीं है। तो यदि ऐसा किया तो क्या होगा? जिजीविषा, हमारे अंदर में जो जिजीविषा है वह जाग उठेगी, जीने की इच्छा हमारी बढ़ेगी, हमें प्रेरणा मिलेगी, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और जो जहर है, जो विष है, उसमें अमृत में परावर्तित हमें करना है और हमारे जीवन को और भी बेहतर, और भी बढ़िया, और भी आनंदी, और भी सुखी बनाने की कोशिश हमें करना है। आया ध्यान में इस पंक्ति का अर्थ कि हमें मृत्यु पर जीत हासिल करनी है, विष को पीना है। विष किसका प्रतीक है? दुख, दर्द, संकट, परेशानी का प्रतीक है। तो संकट का सामना करना मतलब विष पीना है। विष पीना कोई शब्द से अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत कीजिए। तो कवि कहता है कि आपको विष पीना है, इसका मतलब है आपको संकट का सामना करना है, रोना नहीं, हिम्मत से, हौसला रखकर
और जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। तो विष को किसमें बदलना है, जहर को किसमें परावर्तित करना है, तो विष को अमृत में परावर्तित करके हमारा जीवन और भी बेहतर, और भी सुखी, और भी आनंदी बनाने की कोशिश, बनाने का प्रयास, बनाने का प्रयत्न हमें करना है। इस प्रकार का संदेश, इस प्रकार का उपदेश कवि हमें देता है। यह संदेश हमें मरते दम तक, मैंने पहले भी कहा है, यह कविता सिर्फ इस 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने के हेतु नहीं बनी है, तो हमारे जीवन को अंत तक प्रेरणा देने वाली, मोटिवेशन देने वाली यह बहुत ही बेहतर कविता है। ऐसी कविता शायद आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। और यदि कविता का जो संदेश है, कवि का जो संदेश है, यदि आपने मन से, ईमानदारी से ध्यान पर, उस पर ध्यान दिया, तो शायद आपको जीने का और ही अलग ही मजा आएगा। तो ठीक है, इसका भी अर्थ आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे क्या है, मन की पीड़ा, छाई बन बादल, बरसी आंखें। देखिए कवि ने 2, 3, 4 इस चरण में दुख का ही वर्णन किया है। देखो क्यों किया होगा ऐसा वर्णन, क्योंकि लोग दुख का सामना कर नहीं पाते, वे खुद को कमजोर समझते हैं। तो कवि कहता है कि दुख में आपको कमजोर नहीं बलवान बनना है और उसका सामना करना है। क्योंकि क्या होता है कि दुख में लोग गलत कदम उठाते हैं। मैंने कहा कि लोग आत्महत्या करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत ही दुख है, अब इसका मैं सामना नहीं कर सकता हूं, उतनी ताकत मुझ में नहीं, उतना सामर्थ्य मुझ में नहीं। तो उन्हें जो सही रास्ता या आसान रास्ता दिखाई देता है तो आत्महत्या करते हैं। तो कवि कहता है 3, 4 इस चरण के माध्यम से कि आप स्वयं को कमजोर मत समझिए। यही कहा है स्क्रीन पर जो आपको पंक्ति दिखाई देती है, मन की पीड़ा, छाई बन बादल, बरसी आंखें। यही कहा है, जो मैंने 2-3 पंक्तियों में जो भावार्थ अर्थ आपको बताया है उसी से मिलता जुलता अर्थ है। बाकी इसमें कोई अर्थ नहीं। जो प्रकृति का भी वर्णन है और हमारे मन का भी वर्णन है। कविता का शीर्षक ही मन। यह सब हमारे मन के खेल है, यह सब हमारे भावना के खेल है। रोना, हंसना, सुख, दुख, आनंद, द्वेष, तिरस्कार, घृणा, ये किसके खेल है? ये मन के खेल है हमारे। यह हमारे भावना है, यह हमारा मन है। इसलिए कविता का शीर्षक है मन। हमारा मन बहुत ताकतवान होता है। देखो मन चंचल भी होता है, मन ताकतवान भी होता है। यदि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो तो हम डरते नहीं। सब खेल हमारे मन पर है। हमारे खुश रहना, सकारात्मक दृष्टिकोण हो, आशावादी दृष्टिकोण हो तो हम खुश रहेंगे। और निगेटिव थिंकिंग यदि आप करेंगे तो हर अच्छी चीज में भी हम बुराई आपको देखने को मिलेगी। तो यह भी कभी आपको सलाह देता है, आपको मरते दम तक याद रखने लायक, हमें सकारात्मकता होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। निगेटिव विचार हमारे मन में नहीं होने चाहिए। नकारात्मकता से हमारे जीवन में दुख होता है, हताशा बढ़ती है, नाराजगी बढ़ती है और हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो हमें नकारात्मकता को हटाना है और सकारात्मकता से हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। कवि ने इस पंक्ति में यही कहा है। कवि कहते हैं कि मन की पीड़ा, छाई बन बादल, बादल बनती है। देखिए यह प्रकृति का पहले उदाहरण दिया है। मैंने पहले भी कहा है कि ऊपरी तौर पर अर्थ अलग है और छिपा हुआ अर्थ अलग है। ऊपरी तौर पर अर्थ क्या दिखाई देता है, चित्र में भी आपको दिखाई देता है। आसमान दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं और बादलों में आग दिखाई देती है और आंखों में से बारिश बरसती है, टपकती है। बारिश भी टपकती है, आंसू भी टपकते हैं। यदि प्रकृति हो, बरसात बरसेगी, बारिश बरसेगी। यदि आंख हो, आंसू बरसेंगे। तो इस प्रकार दोनों का संगम, बादल रूपी आंखें,
तो कवि कहता है काले काले बादल जब प्रकृति में आते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तर्क करते हैं कि थोड़ी देर में क्या आने वाली है, बारिश आने वाली है। जब काले बादल आते हैं तो किसान भी क्या करते हैं, बारिश के दिनों में आसमान की तरफ देखते हैं और उसकी के हिसाब से ही उनकी खेती का काम करते हैं। कोई सूखने के लिए अनाज जमीन पर उन्होंने रखा हुआ, यदि काले बादल आए और बिजली गड़गड़ाने लगेगी, चमकने लगेगी, तो वे किसान बेचारे क्या करते हैं, उस अनाज को इकट्ठा करते हैं और उसे सुरक्षित ढक देते हैं, रखते हैं। इस प्रकार तो जब काले बादल आते हैं तो काले बादल आने पर क्या होता है, थोड़ी देर में बारिश होती है। उसी प्रकार हमारे आंखों से भी आंसू कब आते हैं, जब बादल छाते हैं। कौन से बादल, पीड़ा रूपी बादल, मन की पीड़ा। जब मन को पीड़ा होती है, जो मन को दर्द होता है, तो आंखों रूपी बादल से आंसू रूपी बरसात होती है। देखिए कवि ने कितने अच्छे प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, कितने अच्छे प्रतीकों का जो सिंबल हम कहते हैं, प्रतीक, उपमा, कितनी सुंदर, कितनी आकर्षक, कितनी बढ़िया उन्होंने दी है। तो कवि कहता है जिस प्रकार प्रकृति में काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी देर में क्या होते हैं, बरसात होती है, उसी प्रकार हमारे मन को भी जो पीड़ा होती है, तो हमारे बादल रूपी आंखों से आंसू रूपी बारिश होती है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें यह कहने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी हम रोएंगे, फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि रोने से हमारा दुख हल्का होता है, बोलने से हमारा दुख हल्का होता है। इसलिए कोई हमारे पास का करीबी हमें मित्र होना चाहिए, अच्छे अच्छे रिश्तेदार होना चाहिए। देखिए कोई लड़की भी हो, कोई दुख हो या कोई घटना हो, वे भी बतानी चाहिए। हम माँ के साथ चर्चा करनी चाहिए, पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। यदि कोई अप्रिय घटना किसी के साथ घटती है तो उसे छिपकर नहीं रखना चाहिए, तो व्यक्त होना चाहिए। व्यक्त होने से क्या होता है, हमारे मन में दुख नहीं होता। तो कभी यही कहते हैं जब हमारे मन को पीड़ा होती है तो बादल रूपी आंखों से आंसू रूपी बारिश आती है। हम दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जीवन का डटकर मुकाबला करना चाहिए। चिंता, परेशानी, संकटों का मुकाबला करना चाहिए और जीवन आगे आगे बढ़ने की कोशिश जीवन में करनी चाहिए। यही इस पंक्ति के माध्यम से कहा है। तो और मेरे हिसाब से 4-5 पंक्ति हो चुके हैं और एक पंक्ति अंतिम यह देखेंगे। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। चित्र में दृश्य दिखाई देता है, रेल का चित्र है, वो बुलेट ट्रेन है। ये डीजल इंजन नहीं है, वो बुलेट ट्रेन का इंजन है। शायद आपने देखा है या नहीं, लेकिन अभी आपको देखने को मिल रहा है ये चित्र में। और 2 पटरियां आपको दिखाई देते हैं, पटरी, रूळ, मराठीमध्ये आपण त्याला रूळ म्हणतो। दोन्ही रुळावरती ती रेल्वे चालते। तो इस पंक्ति के माध्यम से देखो यह आखिरी हमारा चरण है, इसके बाद में हमारी यह तासिका समाप्त होगी और 3 चरण बचे हैं। और अगले तीसरे वीडियो में इस कविता से संबंधित मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा, वह 3 चरण और इस पर जो छोटा सा स्वाध्याय है इसका भी स्पष्टीकरण मैं अंतिम वीडियो में करने वाला हूं। तो देखते हैं इस तासिका का यह अंतिम चरण क्या है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। पहले में 5 वर्ण, दूसरे में 7 वर्ण और अंतिम तीसरे में भी 5 वर्ण, कुल मिलाकर 17 वर्णों का चरण। यह क्या है विशेषता किसकी, हाइकू विधा की, हाइकू काव्य की विशेषता है, हाइकू साहित्य की विशेषता है, जो जापान का लोकप्रिय साहित्य है। तो कवि इस अंतिम आज की तासिका के अंतिम चरण, तासिका का अंतिम चरण है। तो इसमें क्या कहना चाहता है, देखो कि चलती 7 पटरियां रेल की। देखिए
रेल को चलने के लिए दो पटरी की आवश्यकता होती है। एक पटरी पर वह रेल चल नहीं सकती क्योंकि दोनों तरफ उसके पहिए होते हैं, तो वे पहिए उस पटरी पर चलते हैं साथ साथ। लेकिन कवि उन पटरियों की क्या विशेषता है, कवि कहते हैं कि पटरी की क्या विशेषता है, पटरियां रेल की फिर भी मौन, वे पटरियां आपस में बोलती नहीं, मौन ही रहती है, लेकिन साथ साथ तो चलती है, लेकिन एक दूसरे से बोलती नहीं। रेल का उदाहरण दिया है, समाज का उदाहरण दिया है, और हमारे जीवन से संबंधित उदाहरण दिया है। तो इस पंक्ति से कवि हमें यह कहना चाहता है, जब तक पटरी है तब तक रेल है, जब पटरी एक हो जाएगी रेल नहीं हो जाएगी। नदी का भी वैसा उदाहरण हम ले सकते हैं। नदी को दो तीर हो सकते हैं, बीच में नदी है, जब तक किनारे हैं, जब तक तट है, जब तक तीर है तब तक नदी। जब किनारा नहीं होगा, एक हो जाएगा, नदी का अस्तित्व नहीं। तो हमारा भी अस्तित्व किससे है, हमारे जीवन का दो पटरी पर ही हमारा जीवन चलता है। जिस प्रकार दो पटरी पर रेल चलती है, उस प्रकार हमें जीवन जीने के लिए भी दो पटरी होने की आवश्यकता है। ये दो पटरी कौन सी है, एक है सुख की पटरी और दूसरी है दुख की पटरी। ये दो पटरी है, दो पटरी कभी एक नहीं हो सकती, और एक हो जाएगी हमारा जीवन नहीं रहेगा। तो कवि यही कहता है कि हमारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन वे एक साथ दोनों नहीं होते। सुख और दुख दोनों नहीं होते। कभी सुख आता है, सुख जाने के बाद दुख आता है, दुख जाने के बाद सुख आता है। इस प्रकार का परिवर्तन, इस प्रकार का रोटेशन, इस प्रकार का चक्र हमारे जीवन में आता है। सुख आता है, उसके बाद में दुख आता है, इस प्रकार का चक्र चलता रहता है। तो हमारे जीवन जीते समय हमारा जीवन भी दो पटरियों से चलता है। एक पटरी सुख की है, दूसरी पटरी दुख की है, और दोनों का आनंद लेते हुए, दोनों का सामना करते हुए हम अपना जीवन क्या करते हैं, जीते हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाहता है कि रेल की पटरियां साथ साथ चलती है, लेकिन मौन है, शांत है, एक दूसरे से बातें नहीं करती। जब वे एक हो जाएगी, रेल का अस्तित्व नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन को भी दो पटरियां हैं, एक सुख की पटरी और एक दुख की पटरी। वे दोनों भी एक दूसरे से बोलती नहीं, लेकिन साथ साथ चलती है। कभी सुख आता है हमारे जीवन में, कभी दुख आता है। तो कभी कहता है कि दुख का सामना करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, कि दुख के बाद सुख आने वाला है। जिस प्रकार सूर्योदय होता है, सूर्योदय हमेशा के लिए नहीं होता, हमें मालूम है। सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होने वाला है। सूर्यास्त भी हमेशा के लिए नहीं होता, सूर्यास्त के बाद भी सूर्योदय होने वाला है, सूरज उगने वाला है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख होता है, सुख के बाद दुख होता है, दुख के बाद सुख होता है। इस प्रकार का चक्र हमारे जीवन में लगातार चालू रहता है। जब तक यह चक्र चालू है तब तक हमारी जिंदगी है। जब यह चक्र खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारे जीवन का वह अंतिम दिन होगा। तो ठीक है, यह दूसरी तासिका है, और आंतरिक तासिका में जो 3 पंक्ति इसमें चरण बचे हैं, उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। और उस तासिका में वह 3 पंक्ति, 3 चरण, और इस कविता से संबंधित जो स्वाध्याय है वर्गपाठ की वही में भी लिखना है, और जो व्याकरण होता है वो व्याकरण की वही में लिखना है। और मैं बार बार आपको ब्रिज कोर्स करने के लिए हर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है। 20 अंक स्पेशल बोर्ड की एग्जाम के लिए आपको है। इसलिए यदि आपने वो प्रोजेक्ट तो हर एक विषय का पूरा करना है, और संबंधित विषय शिक्षक की पास वो सौंपना है, तो आपने सही ढंग से वो प्रोजेक्ट लिखा तो आपको 20 में से 20 अंक सभी विषय के मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई कीजिए, वीडियो भी बारीकी से देखिए, स्पष्टीकरण बारीकी से देखिए। यह स्वाध्याय जो है वर्गपाठ में लिखिए, व्याकरण के वही में लिखिए, और ये ब्रिज कोर्स के वही में लिखिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।